आज शुरू होगा चंद्रवंश। चलिए, अब कुमाऊं के अंदर हम चंद्रवंश पे बात करते हैं। तो ये चंद्रवंश कुमाऊं का कत्यूरी समाप्त हो चुके हैं, कत्यूरी बिखर चुका है। जब अशांति देव राजधानी को परिवर्तित कर देता है और जोशीमठ से राजधानी, कार्तिकेयपुर से राजधानी बागेश्वर के रणचूलाकोट के कत्यूर घाटी में चले जाती है, तो उसके बाद इस क्षेत्र से सारे कत्यूरी क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब कत्यूरी कहां बिखर रहे हैं, कैसे बिखर रहे हैं? कत्यूरी जा चुके हैं फालदा कोट के आसपास। और जो ये फालदा कोट है, ये पूरा क्षेत्र है पिथौरागढ़ का क्षेत्र। इनकी राजधानी बागेश्वर थी और बागेश्वर के बाद ये बिखर चुके हैं। कुछ जा चुके हैं चंपावत के अंदर यहां, और कुछ यहां से इस पिथौरागढ़ के क्षेत्रों में फैल चुके हैं। तो जब इनकी शाखाएं आपस में बढ़ चुकी है, तो इसके बाद होता क्या है, इस चंपावत में, यहां जो ये चंपावत है, इस चंपावत में कत्यूरियों का एक अंतिम शासक है जिसका नाम है ब्रह्मदेव। और ये ब्रह्मदेव सत्ता चला रहा है। इस ब्रह्मदेव के दरबार में एक यात्री आता है जिसका नाम है सोमचंद। अब सोमचंद आया कहां से, इसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। एक इतिहासकार हमारे पास हैं जिनका नाम है अजय पाल। अजय पाल ने इतिहास की एक पुस्तक लिखी, जो बुक आज परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां तक कि उत्तराखंड के जो आयोग है, वो अजय पाल की बुक को ऑथेंटिक मानते हैं। अजय पाल अपनी बुक में लिखता है कि ये सोमचंद कन्नौज से आया था। अब कन्नौज से क्यों आया, क्या रीजन है कि ये कन्नौज से आ रहा है? कन्नौज में एक आक्रमण हो चुका है, और आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी आक्रमण कर चुका है। महमूद गजनवी ने उत्तराखंड की, भारत की जमीन पर 17 आक्रमण किए। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में था, और अंतिम आक्रमण जो था वो 1027 ईस्वी में था। तो इस बीच इसने 17 आक्रमण किए। एक भी आक्रमण ऐसा नहीं था कि जिसमें अजय पाल पराजित हुआ। जिसमें महमूद गजनवी पराजित हुआ। तो यहां से जब आक्रमण करता है, तो 1028 ईस्वी में यह कन्नौज पर आक्रमण करेगा। 18 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण करेगा। कन्नौज में इस समय प्रतिहार वंश का शासन बताया गया है, और राज्यपाल इस समय शासन चल रहा है। तो राज्यपाल का, अजय पाल कहता है कि ये जो राज्यपाल का पुत्र है, इसका नाम है सोमचंद। तो ये कन्नौज का राजकुमार है। इसका पिताजी पराजित हो चुका है। पराजित होने के बाद ये उत्तराखंड की यात्रा पर आ चुका है। जब ये उत्तराखंड की यात्रा पर आया, तो यहां से ये ब्रह्मदेव के दरबार में पहुंचता है। तो वैसे ही बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि अजय पाल इलाहाबाद की झूसी से आया था, और एड किंस्टन कह रहा है कि ये आया था कन्नौज से, और इलियट कह रहा है कि ये झांसी से आया था। अब इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि कहां से आया था, लेकिन ये एक यात्री था और उत्तराखंड में ब्रह्मदेव के दरबार में आया। जब ये ब्रह्मदेव के दरबार में आता है, कुछ दिनों तक रहता है, और जब कुछ दिनों तक ब्रह्मदेव के दरबार में रहेगा, अमूमन ऐसा देखा गया कि जब भी कोई बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड की जमीन पर आया, या बाहर का व्यक्ति जब हमारी कंट्री या गांव में आता है, हम देखते हैं कि हमारे ऐसे रिवाज रहे कि हम उनका स्वागत जरूर करते हैं। और ऐसे ही स्वागत सोमचंद का भी हुआ। और इस स्वागत के चक्कर में ही बाहरी सत्ता ने भारत की जमीन पर यानी कि सत्ता स्थापित की। चाहे एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हो, मिडल हिस्ट्री के अंदर हो, और चाहे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हो, भारत की सत्ता बाहरी लोगों ने चलाई। और इस देश की अपनी एक खासियत रही है कि इस देश ने पश्चिमी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इस कंट्री की एक एटमोस्फियर रहा है। ब्रह्मदेव सोमचंद से अपनी लड़की की शादी कर देता है। शादी करने के बाद इसको 15 बीघा जमीन देता है। इस 15 बीघा जमीन में सोमचंद क्या करता है,
एक किला बनाता है, राजभूंगा किला। सुई नामक स्थान पर बनाता है राजभूंगा किला, और इस किले की जिम्मेदारी दे देता है कुमाऊं की दो जातियों को, जिनमें एक मेहरा जाति होती है और दूसरा होती है फर्तियाल जाति। ये फर्तियाल जाति को इसके शासन प्रशासन की जिम्मेदारी दे देता है। उसके बाद ये सोमचंद्र 4 किलेदार नियुक्त कर देता है, जिनमें एक जाति बोरा को रखता है, दूसरी तड़ागी को रखता है, तीसरी कार्की को रखता है और चौथा चौधरी को रखता है। इन 4 जातियों को किलेदार नियुक्त कर देता है, जिन्हें चराल कहा जाता है। इन्हें चराल के नाम से जाना जाता है। और सोमचंद अपना एक किलेदार भी नियुक्त करता है, जिसे कालो तड़ागी कहते हैं। और इसके बाद सोमचंद इस कालो तड़ागी को जब सेनापति नियुक्त करता है, तो पहला आक्रमण करेगा दानकोट के राजा को पराजित करता है। पहला अभियान है इसका। और दानकोट का रावत कोई राजा है, इसका नाम स्पष्ट नहीं मिलता है, तो इसको पराजित करता है। तो सोमचंद को एक मांडलिक राजा माना जाता है। और मांडलिक का मतलब है कि छोटा सा राजा है जो किसी की अधीनता में सत्ता चला रहा है। तो अधीनता, किसकी अधीनता में सत्ता चलाएगा? ये डोटी शासकों की अधीनता में सत्ता चलाता है। डोटी नेपाल का एक प्रांत है जहां नेपाल के शासक है। आपने अमूमन देखा होगा कि जब नेपाली लोग हमारे गांव के अंदर आते हैं, हम उनको डोटियाल भी कहते हैं। कहते हैं? किसके गांव में कहते हैं? कहते हैं, बोलते हैं, गांव में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो डोटी के हैं, डोटी प्रांत के हैं। और पहले से ही, इस इतिहास काल से ही हम उनको डोटियाल कहते हैं, क्योंकि डोटी प्रांत से वो बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए उनको कहते हैं। तो ये डोटियों को कर देता था उस समय, डोटी राजाओं को कर देता था। तो आपने यहां पे सोमचंद इस चंद वंश का संस्थापक है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस चंद वंश का संस्थापक थोहर चंद था। थोहर चंद 23वां राजा था इसका। उत्तराखंड के इतिहासकार ये बता रहे हैं। लेकिन कुमाऊं में एक किंग मेकर है, हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी कहता है कि थोहर चंद चंद वंश का संस्थापक था। डब्ल्यू फ्रेजर ने एक बुक लिखी, अंग्रेज इतिहासकार है, रिपोर्ट ऑन गढ़वाल एंड कुमाऊं। तो उस किताब में भी 1813 में प्रकाशित हुई ये किताब, उसमें भी थोहर चंद को क्या बताया गया है? चंद वंश का संस्थापक बताया गया है। लेकिन उत्तराखंड के इतिहासकार कहते हैं थोहर चंद 23वां राजा था। ये चंद वंश का संस्थापक नहीं, बल्कि वास्तविक संस्थापक है। संस्थापक सोमचंदी है, वास्तविक ये संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक का मतलब इसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, और वास्तव में इसने और राजाओं को दिखाया कि मैं चंद वंश की स्वतंत्र सत्ता को चलाता हूं। इससे पहले सारे मांडलिक राजा हैं जो एक दूसरे को टैक्स दे रहे हैं और उनकी अधीनता में क्या कर रहे हैं? सत्ता चला रहे हैं। तो लिखेगा कुमाऊं का चंद वंश, कुमाऊं का चंद वंश, और सीधे लिखेगा सोमचंद। कुमाऊं का चंद वंश सोमचंद, कुमाऊं का चंद वंश सोमचंद, इसमें लिखेगा सोमचंद। सोमचंद चंदवंश का संस्थापक था। सोमचंद चंद्रवंश का संस्थापक था, किंतु इस वंश का वास्तविक संस्थापक, किंतु इस वंश का वास्तविक संस्थापक थोहर चंद को माना जाता है। थोहर चंद को माना जाता है, वास्तविक संस्थापक थोहर चंद को माना जाता है, वास्तविक संस्थापक थोहर चंद को माना जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा अजय पाल के अनुसार सोमचंद
अजय पाल के अनुसार सोमचंद कन्नौज से आया था। सोमचंद कन्नौज से आया था। सोमचंद कन्नौज से आया था। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद इलाहाबाद की, सोमचंद इलाहाबाद की झूसी नामक स्थान से आया था। झूसी नामक स्थान से आया था। झूसी नामक स्थान से आया था। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा, एटकिंस्टन के अनुसार कन्नौज से आया था। 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 कन्नौज से आया था। नेक्स्ट लाइन से एरो करके लिखेगा, सोमचंद, सोमचंद कत्यूरी वंश के अंतिम शासक, सोमचंद कत्यूरी वंश के अंतिम शासक, कत्यूरी वंश के अंतिम शासक ब्रह्मदेव के, ब्रह्मदेव के चंपावत दरबार में पहुंचता है। 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 ब्रह्मदेव अपनी पुत्री की शादी, ब्रह्मदेव अपनी पुत्री की शादी, ब्रह्मदेव अपनी पुत्री की शादी सोमचंद से कराता है। सोमचंद से कराता है। सोमचंद से कराता है। और चंपावत में, और चंपावत में 15 बीघा जमीन, 15 बीघा जमीन सोमचंद को दान देता है। सोमचंद को दान देता है। जहां पर सोमचंद, जहां पर सोमचंद राजभूंगा, राजभूंगा किले का निर्माण करता है। राजभूंगा किले का निर्माण करता है। राजभूंगा किले का निर्माण करता है। और मेहरा और फर्त्याल जातियों को, 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 मेहरा और फर्त्याल जातियों को शासन प्रशासन की जिम्मेदारी देता है। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी देता है। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी देता है। मेहरा और फर्त्याल जातियों को शासन प्रशासन की जिम्मेदारी देता है। नेक्स्ट लाइन से एरो करके लिखेगा, सोमचंद, सोमचंद 4 किलेदार, 4 किलेदार बोरा, तडागी, कार्की,
तथा चौधरी कार्की तथा चौधरी, बोरा तरागी कार्की तथा चौधरी को नियुक्त करता है जिन्हें चराल ऑब्लिक करके चराल, जिन्हें चराल ऑब्लिक करके चराल कहा जाता है। कालू तड़ागी सोमचंद का सेनापति था। कालू तड़ागी सोमचंद का सेनापति था। गुरुजी इसे ऑन कर दो यार, गर्मी होगी वहां नीचे के ऊपर। कालू तड़ागी सोमचंद का सेनापति था। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा, सोमचंद ने सबसे पहले ये इसी का ये नीचे कर दो, थोड़ा हाथ से कर दो इसको। ये हाथी से हो रहा सर, कल हाथी से हुआ ये। हाँ लिखेगा, सोमचंद ने क्या लिखा, सबसे पहले दानकोट के रावत राजा को पराजित किया। 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 रावत राजा को पराजित किया। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा, सोमचंद एक मांडलिक राजा था। सोमचंद एक मांडलिक राजा था। सोमचंद एक मांडलिक राजा था जो डोटी शासकों को कर देता था। जो डोटी शासकों को कर देता था। जो डोटी शासकों को कर देता था। डोटी शासकों को कर देता था। जो डोटी शासकों को कर देता था। डोटी शासकों को कर देता था। नेक्स्ट लिखेगा इंद्रचंद। इंद्रचंद, हाँ नेक्स्ट लिखेगा इंद्रचंद। हाँ इंद्रचंद। इसके बाद सत्ता आती है इंद्रचंद के पास। इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकार है एटकिंसटन। इनका कहना है कि इंद्रचंद के द्वारा चंपावत में एक रेशम कारखाना स्थापित किया गया और यह रेशम कारखाना स्थापित इसलिए किया गया ताकि रेशम का उत्पादन हो सके और साथ ही साथ उत्तराखंड की जमीन से रेशम का व्यापार भी हो सके। रेशम का व्यापार इस समय चाइना से हो रहा है और यह चाहता है कि मैं नेपाल और चाइना में मैं भी रेशम का व्यापार करूं। इसके लिए यह क्या करता है कि रेशम के कीड़े मंगाता है नेपाल से। अब इस समय भारत के अंदर रेशम बुनकर नहीं है, सॉरी उत्तराखंड के अंदर रेशम बुनकर नहीं है, तो मैदानी भागों से रेशम बुनकरों को मंगाया जाता है और जो रेशम बुनकर हैं इनको स्थायी भाषा में पटवाइयों कहा जाता है। स्थानीय भाषा में रेशम बुनकरों को पटवाइयों कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके पास बार बार पूछा गया है, पटवाइयों का संबंध किससे था? तो ये रेशम बुनकरों से था। रेशम बुनकर मैदानी भागों से मंगाए गए और मैदानी भाग कहां था इस समय? इस समय तराई और भाबर का क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था।
तो यहां से मंगाए जाते हैं रेशम बुनकर, तो इनको स्थानीय भाषा में पटवायु कहा जाता है। जब ये नेपाल से रेशम कीड़े मंगाता था तो अक्सर जो रेशम के कीड़े हैं ये उत्तराखंड की इसके राज दरबार में आते आते मर जाते थे, कीड़े मर जाते थे। इसके लिए इसने क्या किया, नेपाल गया और नेपाल के शासक से यह पूछने गया कि कीड़े उत्तराखंड की जमीन पर आते आते मर रहे हैं, इनको कैसे बचाया जाए। तो नेपाल के शासक ने कहा कि अपने राज दरबार में अफवाह फैला दी। और उसने कहा कि किस प्रकार की अफवाह फैलानी है। तो नेपाल के शासक ने कहा कि अपने दरबार में यह अफवाह फैला दे कि रेशम का उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा है, ज्यादा मात्रा में रेशम का उत्पादन हो रहा है, इससे कीड़े बच जाएंगे। यानी कि एक प्रकार का जो ये अफवाह है, ये एक प्रकार की नेपाल के शासक ने इसको एक सेटिस्फाई करके भेजा है कि ऐसा कर दे, बाकी उपाय इसका कुछ भी नहीं है। और एक मान्यता है इनके बीच, एक मान्यता थी, तो ऐसे कहने से रेशम के कीड़े बच सकते हैं। तो जो अफवाह फैलाई गई उस अफवाह को पटरंगी प्रथा कहा गया। इसको पटरंगी प्रथा कहा गया। तो यह भी पूछा गया है पटरंगी प्रथा का संबंध किससे था। तो पटरंगी प्रथा का संबंध इंद्रचंद से था, जो कि अफवाह से था। बस दो चीजें ध्यान देनी है, तीसरी चीज कुछ भी नहीं है, लिखेगा। एटकिंस्टन के अनुसार एटकिंस्टन के अनुसार इंद्रचंद ने चंपावत में रेशम बनाने के लिए इंद्रचंद ने चंपावत में रेशम बनाने के लिए वस्त्र बनाने के लिए, रेशम काट दीजिए, वस्त्र बनाने के लिए रेशम कारखाना स्थापित किया। रेशम कारखाना स्थापित किया। मैदानी भागों से रेशम बुनकरों को मंगाया गया। रेशम बुनकरों को मंगाया गया। रेशम बुनकरों को मंगाया गया, जिन्हें पटवायु कहा गया। जिन्हें पटवायु कहा गया। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा। रेशम का अच्छा उत्पादन के लिए नेपाल के शासक ने इसे अफवाह फैलाने को कहा। रेशम का अच्छा उत्पादन के लिए नेपाल के शासक ने इसे अफवाह फैलाने के लिए कहा, जिसे पटरंगी प्रथा कहा गया। जिसे पटरंगी प्रथा कहा गया। नेक्स्ट लिखेगा वीणाचंद। ऐसा माना जाता है कि जिस समय वीणाचंद ने सत्ता प्राप्त की, यहां पे नेपाल के एक शासक दुल्लू ने कुमाऊं पर अधिकार किया और
दुल्लू ने जब कुमाऊं पर आक्रमण किया और कुमाऊं को अपने कब्जे में कर दिया तो चंदों की सत्ता 200 वर्षों तक समाप्त हो गई। यह माना जाता है कि 200 वर्षों तक नेपाल के कब्जे में पूरा कुमाऊं का क्षेत्र रहा। तब यहां पे जो इस समय चंद सत्ता है वो सत्ता आपस में बिखर गई। एक सत्ता वीणा चंद की चलने लगी, दूसरी सत्ता विनय चंद की चलने लगी और तीसरी सत्ता चंद्रदेव की चलने लग गई। तो आगे चलकर चंद्रदेव की सत्ता नेतृत्व करती है जो उभर के आती है, बाकी दोनों सत्ताएं विलुप्त हो जाती है। तो आपके पास एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, वैसे आज तक नहीं बना है, ऐसा बन सकता है कि चंद वंश की सत्ता 200 वर्षों तक किसके शासनकाल में समाप्त हुई, ये क्वेश्चन यहां बन सकता है। तो बस एक लाइन लिख दीजिएगा, इसके समय में इसके समय में नेपाल के शासक दुल्लू ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। एसी बढ़ा दो यार, बढ़ा दो उसको, मर गई, बढ़ा दो उसको। नेपाल के शासक दुल्लू ने कुमाऊं पर अधिकार किया। 200 वर्षों तक चंदों की सत्ता समाप्त हो गई। 200 वर्षों तक चंदों की सत्ता समाप्त हो गई। नेक्स्ट लिखेगा वीरचंद। इसके समय में 2 आक्रमण होते हैं। जो ये 2 आक्रमण हुए, पहला आक्रमण होता है 1191 ईस्वी में, और यहां पे आक्रमण करता है अशोकचल, नेपाल का शासक है। ये अशोकचल आक्रमण करता है और अशोकचल जब आक्रमण करेगा तो कुमाऊं पर अधिकार कर लेता है और पुरुषोत्तम को अपना सामंत यहां नियुक्त कर देता है। इसका सूबेदार पुरुषोत्तम है अशोकचल का, और इसको अपना सामंत यहां नियुक्त कर देता है। अब यहां पे डेट मिलना अब शुरू हो गया है। दूसरा जो आक्रमण इसके समय में होता है वो 1223 ईस्वी में होता है, जिस आक्रमण को क्रांचल देव करता है। ये भी नेपाल का शासक है और क्रांचल देव आक्रमण कर रहा है। तो 2 आक्रमण वीरचंद के शासनकाल में हुए, बाकी इसमें भी कुछ नहीं है। तो लिखिएगा 1191 में नेपाल का शासक अशोकचल और 1223 में क्रांचल देव कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं। कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं। नेक्स्ट लिखेगा थोहरचंद। जो ये थोहरचंद है, ये 23वां राजा था और इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन हमने कहा कि डब्ल्यू फ्रेजर ने एक पुस्तक लिखी, और जो डब्ल्यू फ्रेजर ने पुस्तक लिखी वो पुस्तक है रिपोर्ट ऑन गहरवाल कुमाऊं
गढ़वाल एंड कुमाऊं, इस पुस्तक में ये भी इसको संस्थापक मानता है, थोवर चंद को संस्थापक मानता है, और हर्षदेव जोशी भी क्या मानता है, संस्थापक मानता है। बाकी सारे अदर जितने भी इतिहासकार हैं वो इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं और 23वां राजा मानते हैं। तो लिखेगा थोवर चंद इस वंश का 23वां शासक था। 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 23वां शासक था। थोवर चंद इस वंश का 23वां शासक था। 23वां शासक था, जिसे चंद वंश का वास्तविक संस्थापक, जिसे चंद वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसे चंद वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा डब्ल्यू फ्रेजर ने अपनी पुस्तक डब्ल्यू फ्रेजर ने अपनी पुस्तक रिपोर्ट ऑन गढ़वाल एंड कुमाऊं मैं थोवर चंद को संस्थापक बताया। मैं थोवर चंद को संस्थापक बताया। बस छोड़ दीजिएगा, बाकी इसमें भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा अभय चंद। अभय चंद, जो ये अभय चंद है, इसके शासनकाल से चंद वंश का एक प्रमाण मिलता है और एक प्रामाणिक अभिलेख मिलता है। और जो ये प्रामाणिक अभिलेख मिलता है, ये प्रामाणिक अभिलेख 1337 ईस्वी का है। 1337 ईस्वी में अभय चंद ने एक लेख खुदवाया था, और जो ये लेख खुदवाया गया, ये लेख चंपावत में खुदवाया गया था। और चंपावत में एक स्थान है मादली, और इस मादली नामक स्थान पर एक नौला मिलता है, जिस नौले को मानेश्वर नौला कहा जाता है। और मानेश्वर नौले पर यह लेख खुदा है। जो नौला है, पहले जो पानी के कुएं होते थे उनको नौला कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, गांव में उनको नौला कहा जाता है। पहले जहां पे पानी निकलता था जमीन से, वहां पे लोग गड्ढा बना देते थे, क्योंकि पानी के इतने संसाधन नहीं थे गांव के अंदर, तो वहां पे सारे लोग उस नौला से पानी ले जाते थे। आज उन नौलों की निकासी हो चुकी है। आज घर घर नल और घर घर जल की व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन पहले बचपन में कल्पना कीजिए, हम पानी के लिए बहुत दूर जाते थे, गांव के अंदर फैसिलिटीज नहीं थी, जाते थे और पानी भरने के लिए लाइन लगी रहती थी। और थोड़ी सी वो भी कल्पना कीजिए कि गांव में जिसकी टीबी होती थी ना, टीबी उसका पानी सारा लाते थे। हमारे गांव में जिसकी पहली बार टीबी आई, गांव में पहली बार टीबी तो आई ना, अब पहली बार जब टीबी आई एक की, तो उसने दरवाजे पे एक छेद किया था छोटा, तो अंदर टीवी लगी है। अब दिन में 2 बजे से मूवी आती थी, वही उस समय मूवी भी शोले हुआ करती थी, है क्या, हाँ, सूर्यवंशम और बॉबी देओल की, क्या थी वो, है बादल, हाँ,
ऐसी मूवी आया करती थी। तो जब हम उस टीवी वाले उसके घर जाते थे ना मूवी देखने, दिन में लंच कर दिया, अब मूवी देखनी है, स्कूल से भी आ गई और खासकर गर्मियों में, तो वो अंदर से देखता था उस छेद से, अंदर तो लाइट बंद है, टीवी लगी है, साउंड भी बेहद कम होता था, तब वो बाहर देखता था कि अपना आदमी है कि नहीं है। तो टीवी वाले को 3 बार 4 बार अगर गांव में मिल रहा है तो उसको नमस्कार करनी है, क्योंकि दिन में वहीं जाना है टीवी देखने, तो उसको पानी लेने थोड़ी जाना है कुएं में या धारे पे, उसको थोड़ी जाना है पानी लेने। उसके घर जाते थे हम खुद, अपना बर्तन तो हम पानी लेके आ रहे हैं, क्योंकि फिर टीवी देखने जाना है। हाँ ऐसा था, ऐसी सिचुएशन थी, एक गांव की ऐसी पोजीशन थी। आज गांव और शहर में डिफरेंट थोड़ी है, आज 5G वहां भी है, आज लाइव क्लास घर ही से पढ़ रहा व्यक्ति, आज घर घर तक सड़क चल जा चुकी है। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है, PMGSY है, उसने हर घर तक रोड पहुंचा दी है, गांव तक रोड है, फैसिलिटीज है। एक टाइम था जब लोगों के पास गाड़ी नहीं होती थी, आज परिवार में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, अगर 4 भाई है तो चारों के पास ही कार है, चारों के पास ही बाइक है, ऐसी फैसिलिटीज हो चुकी है। उस समय फैसिलिटीज नहीं थी, उस समय डेवलपमेंट नहीं था, आज डेवलपमेंट हो चुका है। मैंने आपसे कहा ना, आज की डेट में लोग पूछ रहे देहरादून मकान होनी चाहिए, होनी चाहिए। एक टाइम आएगा कि अमेरिका मकान होनी चाहिए, लंदन मकान होनी चाहिए, टाइम आएगा ये, जब डेवलपमेंट होगा टाइम आएगा। अब आप ये मान के चलिएगा, गांव से और देहरादून में कोई दूरी रही? कुछ भी दूरी नहीं रही। 2 बजे रात को भी आपको क्या मिल जाएगा? गाड़ी मिल जाएगी रोड पे, रैपिडो है, ओला है, 2 बजे रात को सारे चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक टाइम वो था कि जब गांव से 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पैदल लोकल मार्केट में आना पड़ता था, और कोई अगर ऋषिकेश देहरादून दिल्ली जा रहा है ना, तो एक दिन पहले आना पड़ता था। तो मैं अपने यहां की बात करूं तो एक बस निकलती थी जिसका नाम होता था विश्वनाथ, और वो निकलेगी सुबह 7 बजे, और यदि वो बस छूट गई तो गाड़ी नहीं थी, दूसरे दिन वेट करना पड़ता था। आज तो आप गांव से, उत्तरकाशी से, टिहरी से, पिथौरागढ़ से 5000 फ्लैट करो, दिल्ली पहुंच जाओ, आप 5000 में दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली के अंदर हुआ, दूरियां बेहद कम हो चुकी है। पहले यहां आने में कभी कभी 1.5 दिन लगते थे, आज यहां से मैं चमोली के लिए यहां से निकलता हूं 4 साढ़े 4 घंटे में, यहां से मैं चमोली पहुंच जाता हूं। मैं परसों यहां से 11 बजे रात को निकला, और मैं 11 बजे रात को निकलने के बाद 3 बजे अपने लोकल मार्केट में पहुंच गया, वहां 3 बजे पहुंच गया। आज दूरी नहीं रही। अब दूरी नहीं रही तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फ्लाइट है ना, उसका किराया भी इतना सस्ता हो जाएगा कि आदमी 15 मिनट अभी कह रहा मैं अमेरिका हूं, और 15 मिनट के बाद कह रहा मैं गांव में हूं, है इतना सस्ता किराया हो जाएगा। जब फ्लैट इतने हो जाएगा, गाड़ियां इतनी हो गई, सब चीज सस्ता हो जाएगा और पैसे बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले पैसे भी नहीं थे और सुविधाएं भी नहीं थी। तो मैंने कहा आज देहरादून घर की बात आ रही, एक दिन देहरादून वालों को कोई नहीं पूछेगा, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, मलेशिया, अगर इधर मकान है तो तब जाके शादी होगी। चलिए, इसका एक वो मिलता है क्या, अभिलेख मिलता है 1337 में चंपावत में, जो मादली नामक स्थान के मानेश्वर नोला से मिलता है। और जो ये मानेश्वर नोला से इसका अभिलेख मिला, इसने खुद उसको लिखा है, इसने खुदवाया है उस लेख को। अब इसने उस लेख को खुदवाया, उस समय देखिए आप, लिखना कितना टफ था, शिलालेख हुआ करते थे, इंक भी नहीं थी, शिलालेख हुआ करते थे, और पत्थर पे अशोक का शिलालेख देखो आप कैसे, और कितना बड़ा शिलालेख है वो, छोटा भी नहीं है, उसको किस तरीके से लिखा गया है, उसको पहले खुदवाना पड़ता था, और बेहद तरीके से। आज हमारे पास सब संसाधन है, तो यहां पे इसका एक मानेश्वर नौला मिलता है, उस पे एक अभिलेख है, जिस अभिलेख को डॉक्टर राम सिंह ने पढ़ा। राम सिंह ने इसको खोजा है, उत्तराखंड के इतिहासकार है राम सिंह, इन्होंने इसको खोजा है। तो इन्होंने कहा कि अभय चंद ने इस अभिलेख को पुत्र प्राप्ति के लिए
इसमें वरदान मांगा है, पुत्र प्राप्ति का अभिलेख है ये। वो कह रहा है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो जो ये मानेश्वर नौला था, आप पहले एक आज भी गांव में एक रीति रिवाज है, जहां पे नौला होता है हम पानी भरते हैं, अक्सर वहां हम पूजा भी करते हैं। जब शादी होती है तो धारे पे जाते हैं, अभी तो व्लॉग बनेगा अरे जाते धारा जाते, शादी के बाद धारे पे जाते हैं, पूजा होती है। तो तब उस समय जो ये नौला हुआ करते थे, यहां जाते थे, उस समय धारा नहीं था। उस समय धारा होते थे, लेकिन या तो बहुत दूर होते थे और या कई कई गांवों में होता था, कई जगह नहीं होता था। तो ये बार बार आपसे पूछा गया है। पहला प्रामाणिक अभिलेख किसका मिला? वो मिला अभय चंद का। कहां से मिला? मानेश्वर नौला चंपावत मादली नामक स्थान से मिला। खोजकर्ता कौन था? डॉक्टर राम सिंह बिष्ट। किसके लिए कामना की गई? पुत्र प्राप्ति। और ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, कब मिला, तो लिखिएगा। यह चंद वंश का पहला शासक है। यह चंद वंश का पहला शासक है। चंद वंश का पहला शासक है जिसका प्रामाणिक अभिलेख मिला। जिसका प्रामाणिक अभिलेख मिला। जिसका प्रामाणिक अभिलेख मिला। यह अभिलेख 1337 का है। यह अभिलेख 1337 का है, जो चंपावत की है। जो चंपावत की मादली जो चंपावत के मादली के मानेश्वर नौला से प्राप्त हुआ। चंपावत मादली के मानेश्वर नौला से प्राप्त हुआ। मानेश्वर नौला से प्राप्त हुआ। मानेश्वर नौला से प्राप्त हुआ, जिसमें पुत्र प्राप्ति की कामना की गई है। 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 पुत्र प्राप्ति की कामना की गई है। डॉक्टर राम सिंह इस अभिलेख के खोज करता है। डॉक्टर राम सिंह इस अभिलेख के खोज करता है। डॉक्टर राम सिंह इस अभिलेख के खोज करता है। डॉक्टर राम सिंह इस अभिलेख की खोज करता है। डॉक्टर राम सिंह इस अभिलेख की खोज करता है। नेक्स्ट लिखिएगा, गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद 1374 1419। गरुड़ ज्ञानचंद। अब टाइम पीरियड भी मिलने लग गया है, क्योंकि अब इनके लिंक इंडियन हिस्ट्री से जुड़ने लग गए। इसके समय में होता क्या है, जो ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, इस तराई से, ये तराई और भाबर का क्षेत्र है, यहां से चंपावत पर आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं। और आक्रमण कौन करता है? रोहिले एक जनजाति है, और रोहिले बार बार आक्रमण करते हैं और चंपावत को लूटने का प्रयास करते हैं, चंपावत में कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो इसके समय में दिल्ली सल्तनत जो चल रही है, उस दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक इस समय सत्ता चला रहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना भी है कि यहां पे जो सत्ता चला रहा है वो मोहम्मद बिन तुगलक है, लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड नहीं है, ये फिरोज का ही टाइम पीरियड यहां दिखाया गया है।
तो हो सकता है कि फिरोज ही यहां पे सत्ता चला रहा हो। तो ये चंद वंश का पहला शासक है जो दिल्ली सल्तनत में जाने की हिम्मत रखता है। आसान नहीं था दिल्ली सल्तनत में जाना। दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत में जाना इतना आसान नहीं था। तो ये हिम्मत रखता है दिल्ली सल्तनत में जाने की। तो ये फिरोज के दरबार में पहुंचता है, और फिरोज के दरबार में जब ही पहुंचेगा तो ये फिरोज से कहता है कि रोहिले मेरे क्षेत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, आप इस क्षेत्र को रोहिलों से मुक्त करा दें। फिरोज तुगलक इस क्षेत्र को रोहिलों से मुक्त करा देता है। अब ये इस पोजीशन में जाता है कि ये अपने हाथ में एक तीर को लेके जाता है, और तीर ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, बड़ा तीर था, अपने हाथ में लेके गया, जिसपे इसने गरुड़ को दिखाया है। तो फिरोज शाह तुगलक इसको गरुड़ की उपाधि देता है। इसका नाम ज्ञानचंद था और फिरोज इसको गरुड़ की उपाधि देता है। तो चंदों का राज्य चिन्ह जो था वो गाय था, और इसके समय में क्या हो जाता है, गरुड़। जब इसको गरुड़ की उपाधि मिलती है, ये अपना राज्य चिन्ह भी क्या बना देता है, गरुड़ को बना देता है। इसने पूरे सौर क्षेत्र पर आक्रमण किए, फालदा कोट, सीरा कोट, यहां से ये पिथौरागढ़ जा चुका है, यहां तक कि ये पिथौरागढ़ से आगे भी जा चुका है। लेकिन इसके जो सत्ता का विस्तार करने में जो मुख्य भूमिका है ना, वो नीलू कठेत निभाता है। नीलू कठेत एक गजब का सेनापति है, जो एक मैनेजमेंटर है, जो एक युद्ध की टैलेंटता को जानता है, जो एक आर्मी को डील करना जानता है। और गरुड़ ज्ञानचंद के बाद इतना महत्वपूर्ण है कि इस नीलू कठेत ने इसकी पूरी सत्ता का विस्तार कर दिया। और जब इसकी पूरी सत्ता का विस्तार हो गया कुमाऊं के अंदर, अभी तो ये चंपावत से निकल रहे हैं, अभी ये चंपावत से धीरे धीरे उभर रहे हैं। थोवरचंद ने स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर दिया है। अब ये जब उभरेगी तो ये पूरे यहां भी राज करेगी। अभी इनकी राजधानी चंपावत है, वही सत्ता है। अब ये यहां से अल्मोड़ा आएंगे, सत्ता का इनका विस्तार होगा। तो इसने सत्ता का विस्तार कर दिया है नीलू कठेत ने। नीलू कठेत जब सत्ता का विस्तार करता है तो होता क्या है कि अब गरुड़ ज्ञानचंद नीलू कठेत से कहता है कि आपको फालदा कोट, सीरा कोट और तराई वावर के क्षेत्र को संभालना है। वहां की सूबेदारी आपको क्या करनी है, सूबेदारी का नेतृत्व करना है, आप सामंत के रूप में वहां रहेंगे। क्यों ऐसा कहता है गरुड़ ज्ञानचंद? इसके दरबार में एक दूसरा सेनापति है जिसका नाम है जस्सी कमलेखी, और यह भी टैलेंटेड है। अब यह चाहता है, जस्सी जमलेखी चाहता है कि मैं बादशाह के साथ कहां रहूं, दरबार में रहूं और बादशाह का मुख्य आदमी बनूं। आज की डेट में प्रत्येक नेता चाहता है मेरी दिल्ली में पकड़ हो, चाहता है, और जिसकी दिल्ली में पकड़ होगी वो अमूमन अपना टिकट फाइनल कर ही देता है। जिसकी दिल्ली में ज्यादा पकड़ होगी वो अमूमन ज्यादा काम खींच देता है। हर व्यक्ति देहरादून वाला चाहता है कि मेरी दिल्ली में पकड़ हो, गांव वाले जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि मेरी देहरादून में पकड़ हो, मेरी मिनिस्टरों से पकड़ हो, चीफ मिनिस्टर से पकड़ हो। तो ये वही चाहता है कि मैं बादशाह के साथ रहूं। और नीलू कठेत को कहां भेज दूं? नीलू कठेत को मैं सामंत के रूप में भेज दूं। जब नीलू कठेत पूरा साम्राज्य का विस्तार करता है तो नीलू कठेत को गरुड़ ज्ञानचंद एक उपाधि देता है, कुमाऊं खिल्लत की उपाधि। और कुमाऊं खिल्लत का मतलब क्या होता है? कुमाऊं को खिलाने वाला। कुमाऊं की जनता को वास्तविक रूप में जिसने खिलाया है वो यही था। वास्तविक रूप में खिलाने का मतलब क्या है कि इतना विस्तार कर दिया कि कुमाऊं की जनता को खेती करने में कोई दिक्कत नहीं आई, यानी कि परेशानियां कुछ भी नहीं आई। इसलिए इसको कुमाऊं खिल्लत की उपाधि दे दी जाती है गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा। इतनी बड़ी उपाधि मिल चुकी है। अब यहां से इसको क्या किया जाता है? नीलू कठेत को इसको दरबार से भेजा जा रहा सामंत के रूप में, ये मना कर देता है। नीलू कठेत मना कर देता है।
गरुड़ ज्ञानचंद कहता है कि आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जस्सी कमलेखी गरुड़ ज्ञानचंद से कह चुका है कि नीलू कठेत को ही आपको भेजना है, और ये भेजता है इसको, ये मना कर देता है मैं नहीं जाऊंगा। तो बादशाह नीलू कठेत और गरुड़ ज्ञानचंद के बीच दरबार में तर्क वितर्क हो जाता है, और तर्क वितर्क होने के बाद नीलू कठेत सेनापति का पद छोड़ देता है। जब सेनापति का पद नीलू कठेत छोड़ देगा तो ये अपने घर आता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने बादशाह के सेनापति का दायित्व छोड़ दिया है और मैं आ चुका हूं। इसकी पत्नी कहती है कि आपको बादशाह से इस तरीके से बहस नहीं करनी थी, आप ऐसा कीजिए, दोबारा दरबार में जाइए और गरुड़ ज्ञानचंद यानी शासक से आप माफी मांगे। नीलू कठेत कहता है मैं माफी मांगूंगा ही नहीं, मैंने पद ही छोड़ दिया है, मैंने एक प्रकार से नौकरी छोड़ दी है, अब मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। तो यहां पे नीलू कठेत की पत्नी क्या करती है, अपने 2 पुत्रों को भेजती है और उन 2 पुत्रों से कहती है कि आप गरुड़ ज्ञानचंद के पास जाना और यह कहना कि मेरी मां ने हमें भेजा है, अपने पिताजी की ओर से हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, हम माफी मांगने के लिए आए। जी उसके दोनों बच्चे, इसके दोनों बच्चे गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में पहुंचते हैं, गेट पर जस्सी कमलेखी उनको देख लेता है। तो जस्सी कमलेखी उनसे पूछता है 2 बच्चों से, आप कहां जा रहे हैं? वो कहते हैं कि हम बादशाह से मिलने जा रहे हैं और मेरी मां ने कहा है कि आप इनसे क्या करना, आप इनसे माफी मांग कर आना। तो माफी मांग के आना। तो यहां पे बात क्या होती है, जस्सी कमलेखी इन दोनों बच्चों को जेल में डाल देता है, बंद कर देता है, और नीलू कठेत से कहता है, गरुड़ ज्ञानचंद से कहता है कि नीलू कठेत ने अपने दोनों बच्चों को आपको मारने के लिए भेजा था, और जब ऐसा ये झूठ बोल देता है तो गरुड़ ज्ञानचंद नीलू कठेत की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो यहाँ पे एक स्टोरी कल इस पे बात। Damn.